हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट मुहावरे के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम 31 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने इन सारे मुहावरों को अच्छे से समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये मुहावरे हमेशा रिपीट होते हैं। इससे अलग और मुहावरे नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और सिर्फ इन्हीं मुहावरों पर फोकस कीजिए। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 से, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना, प्रसन्न होना, कलाबाजी करना या फिर पागल होना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें बांसों उछालने का मतलब, तो इसका मतलब होता है प्रसन्न होने से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, सोच विचार कर काम करना या फिर परेशान रहना। फ्रेंड्स, फूक फूक कर चलने का मतलब आपने देखा होगा, जब हम कोई भी ऐसा डिफिकल्ट काम करते हैं जिसमें हमें 50% लगता है कि लॉस है, 50% हमारा प्रॉफिट है, तो हम क्या कहते हैं कि फूक फूक के पैर रखो, यानी कि सोच विचार के काम करो। कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करो कि हम लॉस में चले जाएं। तो वहां पे ये यूज किया जाता है फूक फूक कर पैर रखना, यानी कि सोच विचार कर काम करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी है बहुत खुशामद करना, ऑप्शन सी है इज्जत देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नाक रगड़ने की, तो जब कोई व्यक्ति होता है जो कि मोस्टली हम अपनी हिंदी मूवीज में देखते थे कि कोई भी ऐसा परेशान व्यक्ति है या फिर दुर्बल व्यक्ति है, तो जो अमीर व्यक्ति होता है उसके सामने जाके नाक रगड़ता है, अपनी जो पगड़ी होती है उसको उसके चरणों में रख देता है। तो इसका क्या मतलब होता है? उसकी खुशामद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आप हमारी जमीन मत लीजिए। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है धूर्तता करना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी गाली देना, ऑप्शन डी उल्लू पकड़ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपना उल्लू सीधा करने की, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो सिर्फ अपना काम निकालता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तब वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है कि वो इंसान तो बस अपना उल्लू सीधा करता है और उसको आपसे किसी भी तरह का कोई सिंपैथी नहीं है, या फिर वो आपसे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता। वो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बाजा बजाना, ऑप्शन बी है चपत जमाना, ऑप्शन सी है डींग हाँकना, ऑप्शन डी है डफली बजाना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे गाल बजाने की, तो गाल बजाने का मतलब यहाँ पर होता है टींग हाँकना। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम बोलते हैं कि वो तो बस गाल बजाता रहता है, मतलब उसकी बातें तो बस ऐसे ही हैं। वो उसकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, बस उसका काम है गाल बजाना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है चंचल होना, ऑप्शन बी है भूकंप आना, ऑप्शन सी है बिस्तर बदलना, ऑप्शन डी है एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर आसन डोलने की, तो आसन डोलने का फ्रेंड्स, आसन से यहाँ पे बात की गई है किसी भी पर्सन के निवास स्थान से। तो आसन डोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी पर्सन अपना जब स्थान बदलता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो कहा जाता है कि उसका तो बस आसन डोलता रहता है। मतलब वो क्या है कि इधर उधर भटकता रहता है।
उसका कोई एक स्थान जो है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपटी मित्र, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। गुदड़ी के लाल, गांठ का पूरा, आंख का तारा, आस्तीन का सांप। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें 37 क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताया है कपटी मित्र, तो कपटी मित्र फ्रेंड्स यहाँ पे साफ दिख रहा है आस्तीन का सांप, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऊपर से तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो क्या है, हमारे लिए बिल्कुल ही अपोजिट है, या फिर हमारे लिए दुश्मन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया आस्तीन का सांप, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे मुहावरे यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारे मुहावरे आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनसे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बातें बनाना, डिंग मारना, खुशामद करना, या फिर शिकायत करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें लल्लो चप्पो करने की, तो बेसिकली हम ये नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं कि वो देखो बस उसकी लल्लो चप करती रहती है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस से अगर हम अलग जाएं, तो लल्लू चप्पू का मतलब होता है किसी की चमचागिरी करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो उसकी लल्लू चप करती रहती है, यानी कि उसकी चमचागिरी करती रहती है, उसकी तारीफ करना ऊपर से। तो इसका अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन सी ही होगा, खुशामद करना। वैसे इसका ऑप्शन होना चाहिए था लल्लू चप्पू का कि चमचागिरी करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, खुशामद करना, क्योंकि बातें बनाने यहाँ पे नहीं आएगा, डींग हाँकना भी नहीं आएगा, शिकायत करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी प्रथा पर चलना यानी कि लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, लकीर का फकीर होना, या फिर दो कौड़ी का आदमी। तो फ्रेंड्स अगर लोहे लेना है, तो लोहे लेने का तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप किसी से आ, हम ये बोल सकते हैं लोहे लेने का मतलब कि आप उससे बिल्कुल अपने पूरे जोश के साथ किसी से आप युद्ध कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं आप किसी से भी, तो वो होता है लोहे लेना। और हाथ के तोते उड़ाना, हाथ के तोते उड़ाना पुरानी प्रथा पर चलने का इसका ये आंसर भी नहीं होगा। लकीर का फकीर होना मतलब वो जैसा आदमी था वैसा ही है, ये हो सकता है इसका। ऑप्शन डी पे आते हैं, दो कौड़ी का आदमी। दो कौड़ी का आदमी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, या फिर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे ये सेंस भी निकल कर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो कौड़ी वो पुरानी प्रथा पर चलना, तो पुरानी प्रथा पर चलने का जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो है ऑप्शन करेक्ट, लकीर का फकीर होना। मतलब जैसा था, जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में वो चलता आ रहा है, उसने अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए हैं, यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलता हुआ आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उल्टी गंगा बहाना, या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो फ्रेंड्स अगर स्वार्थी होने का यहाँ पे हम देखें सही अर्थ, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये तो ये हो जाएगा स्वावलंबी बनना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये हो सकता है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहने का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि मतलब उसके विचार दूसरों से भिन्न है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसकी तो उल्टी गंगा बहती है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्वार्थी होना, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही स्वार्थी है, तो कोई स्वार्थी आदमी क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना काम किया छुट्टी, उसको और दूसरों से मतलब ही नहीं है, तो अपनी खिचड़ी क्या है, अलग ही पकाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? हमें बात करनी है बुद्धि भ्रमित होने की। चक्कर में पड़ना, चक्कर में पड़ने का मतलब होता है किसी के भी जाल में फंस जाना। और अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि ये इसका हो ऑप्शन। और धोखा खाना यानी कि किसी से किसी बेवकूफ बनना भी हो सकता है इसका अर्थ। उल्लू बनना, उल्लू बनना यानी कि वही इसका भी यही निकल कर आएगा, उल्लू बनने का, बेवकूफ होना। ठीक है, या फिर किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुद्धि भ्रमित होने का मतलब अगर हम बात करें तो वो अकल का पत्थर हो पड़ना हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई पर्सन किसी के बहकावे में आ जाता है तो हम कहते हैं उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको कुछ भी चीज समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो अकल पे पत्थर पड़े हैं, उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप जो भी उसे समझाएंगे तो आप रहने दीजिए, आप उसको कुछ मत समझाइए। तो इस तरह से अमूमन भाषाओं में ये बोला जाता है। तो आप भी अगर देखेंगे, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यही निकल कर आएगा, बुद्धि उसकी भ्रमित होना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है। फ्रेंड्स ऑप्शन पे आए तो आंख का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, या फिर आंखें बिछाना। तो फ्रेंड्स अगर एकमात्र सहारे की बात आए तो आंखों का तारा ये नहीं होगा, नाक का बाल होना ये भी नहीं होगा, अंधे की लाठी होना ये होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए ज्यादातर हम एक ही जो प्रयोग होता है यूज करते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा यानी कि अंधे की लाठी था। तो यहाँ पर होता है अंधे की लाठी होना, मतलब अंधे के लिए कुछ उसके लिए यूजेबल नहीं है, सिर्फ उसकी लाठी ही उसके लिए काम की है, क्योंकि वो लाठी से ही कोई भी अपना काम कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अंधे की लाठी होने का मतलब है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जी का जंजाल, चूना लगाना, जहर उगलना, या फिर ऑप्शन डी चांदी काटना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें धोखा देने की, तो धोखा देने का जो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा चूना लगाना। ठीक है, जब कोई भी पर्सन किसी को धोखा देता है तो वहां पर ये यूज किया जाता है कि उसने तो चूना लगा दिया आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा धोखा देने का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चूना लगाना। ठीक है, चांदी काटने का मतलब यहाँ पर ये होता है बहुत ज्यादा लूटना। कहते हैं ना, उसने तो आपकी चांदी काट दी, यानी कि उसने आपको लूट लिया। जहर उगलने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी की अत्यंत बुराई करना, इससे ये निकाल सकते हैं जहर उगलना, मतलब हमेशा उसके मुंह से कड़वाहट ही निकलती रहती है, कि दूसरों के लिए बुरे शब्द ही निकलते रहते हैं। जीकन जंजाल होना यानी कि किसी के लिए मुसीबत बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। 9 2 11 होना, 3 13 करना, पौ 12 होना, या फिर 9 नावों की सवारी करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे खूब लाभ होने की, तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आएगा हमारे ऑप्शन सी से, पौ 12 होना। इससे होता है कि बहुत ज्यादा आपको लाभ हो रहा है। 9 2 11 का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना। 3 13 करना यानी कि कोई भी आपके पास चीज है, आपने उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। 3 13 का मतलब यही निकल कर आता है, कहते हैं ना यार वो तो बिल्कुल 3 13 हो गई उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जुए में चली गई। इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी तो पूरी तरह से 3 13 हो गई है। कुछ लोग उसको पागल बना के उसको लूट के ले गए, जाली साइन करवा के, या फिर कुछ लोगों ने के उसको हड़प लिए, उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी तो 3 13 हो गई। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आपका निकल कर आएगा पौ 12 होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ। प्रेम में फंसाना, दोष लगाना, संकट पैदा करना, सबक सिखाना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे ठीकरा फोड़ने की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीकरा फोड़ने का मतलब होता है किसी की आप दोष लगाते, कहते हैं कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया और सारे जो भी सिचुएशन थी उसका ठीकरा उसने मेरे ऊपर फोड़ दिया, यानी कि मेरे ऊपर दोष लगा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं एक, जिसके अंदर हमने रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट यूनिट को लिया है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं
नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प चुनिए। यानी कि हमें यहाँ पे शब्दकोश यानी कि जिसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो फ्रेंड्स हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पी 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 पांचों ऑप्शंस में पी है। और सेकंड अगर हम अपने वर्ल्ड की तरफ जाएं तो सेकंड ऑप्शन में भी सब में ई आ रहा है। थर्ड ऑप्शन पे जाएं, थर्ड ऑप्शन में भी सब में एस है। फोर्थ ऑप्शन में भी सब में टी है। और अगर हम फिफ्थ ऑप्शन पे जाएं तो सब में आई आ रहा है। अब हम देखते हैं अपना सिक्स ऑप्शन। तो फ्रेंड्स सिक्स ऑप्शन में देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, आई। आई हमारा आ रहा है। तो पहले हम ले लेते हैं आई। लेकिन आई में भी देखिए फ्रेंड्स 2 एंड 4 दोनों ऑप्शन में क्या है, आई आई है। तो हमें देखना है कि इसमें आई के बाद वाला अक्षर जो है वो किस में है। तो वो है TICIDE। इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सी और इसमें आ रहा है एल। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा वो होगा फर्स्ट हमारा 2। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड क्या आ रहा है हमारा, अब हम इसको देखें तो हमारा आई यहाँ भी है फ्रेंड्स फिफ्थ ऑप्शन में। तो सी के बाद क्या आता है, सी, उसके बाद एफ आता है। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा 5। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है हमारा एल। ठीक है, अब हम यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे ये दोनों हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 1 एंड 3। 1 एंड 3 में हमें देखना है कि कौन सा सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो LEN ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन बाद में इसमें टी गिवन है और यहाँ पे सी। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3 और उसके बाद आएगा फर्स्ट। तो ये हमारी सीरीज चलेगी 2 5 4 3 1। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे आ रहा है 2 5 4 3 1, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इस सीरीज में हमारे ये सारे मीनिंग्स आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा डिक्शनरी में जो हम जिस सीरीज में दिए होते हैं हमें उस सीरीज में यहाँ पे अरेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमें ये एक मीनिंग दिया हुआ है, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। मिस फॉर्च्यून हमें वर्ड दिया है FORT। ये देखिए FORT यहाँ गिवन है, यानी ये बनाया जा सकता है। TURN ये भी यहाँ पे गिवन है, ये भी बनाया जा सकता है। SOFT ये भी यहाँ पे गिवन है। SOFT ये भी बनाया जा सकता है, जबकि ये ROAM। तो फ्रेंड्स आप देखें मिस फॉर्च्यून के अंदर हमने जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं इसमें कहीं भी ए गिवन नहीं है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ROAM फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे ए गिवन है और मिस फॉर्च्यून से हम ये वाली स्पेलिंग नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगेन हमें यहाँ डिक्शनरी के सीरीज में यहाँ पे अपने वर्ड्स को लगाना है। मैटर, मोटिव, मॉकरी, मैनेज एंड मोटिव्स, यहाँ पे हमें ये स्पेलिंग्स गिवन है। हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सभी हमारी M से स्टार्ट है। सेकंड हम लेके चले नंबर या वर्ड, तो हमारा ए है। ए हमारा 2 में आ रहा है, फर्स्ट में भी ए आ रहा है एंड फोर्थ में भी ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड की तरफ मूव करेंगे। थर्ड यहाँ पे टी है और इसमें है N, तो यानी कि फोर्थ हमारा पहले आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा मैटर। अब हमारे पास क्या बचे, हमारे पास बचे 2 3 एंड 5। अब हमें इसमें से देखना है 2 3 5 में से। तो ये हमारी सीरीज बनी 4 1। अब हमारे पास बचा है मोटिव, मॉकरी और मूवीज। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड लेटर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा मॉकरी, MOC। तो यानी कि हमारा थर्ड आएगा नंबर थर्ड। उसके बाद बचे हमारे पास मोटिव एंड मूवीज। तो मोटिव में थर्ड वर्ड है हमारा टी और मूवीज में थर्ड वर्ड है हमारा वी, जो कि हमारा नीचे आएगा। तो हमारी सीरीज बनी 4 1 3 2 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, 4 1 3 2 5। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। यहाँ पे 4 1 3 2 5 है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें अपने स्पेलिंग्स को अरेंज करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अगेन हमें नीचे दिए हुए शब्द जो स्पेलिंग है उसमें हमें देखना है कि कौन सा अक्षर इसमें से नहीं बनाया जा सकता है, स्पेलिंग नहीं बनाई जा सकती। इसेंस, इसेंस फ्रेंड्स ये गिवन है, हम इसे बना सकते हैं। एंटाइस, ENTICE, ये भी एंटाइस भी बनाया जा सकता है। सिक्वेन की बात करें तो SEQUIN ये भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन की बात करें QUESTION। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ओ आ रहा है हमारा, और ओ यहाँ पे हमें कहीं भी गिवन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी, क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। कुछ अक्षरों का समूह नीचे दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये स्पेलिंग दे रखी है, इसको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इसका एक मीनिंग बनकर आए, और उसको फिर हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से अक्षर कहाँ कहाँ है। जैसे कि यू पे 1, वी पे 2, ए का यहाँ पे 3 दे रखा है, एन का 4 नंबर एंड आर का 5, हमें पहले से अरेंज करना है। फ्रेंड्स बहुत इजी है, पहले जो आपको स्पेलिंग दी होती है ना, पहले आप उसी को प्रोनाउंस करने की कोशिश किया कीजिए कि यहाँ इसको प्रोनाउंस करने से कौन सा वर्ड की साउंड आपको पता चल रही है। जैसे कि उबरनर, उबरनर, उबरनर से फ्रेंड्स किसकी साउंड आ रही है हमारी, इससे हमारी निकल कर आ रही है साउंड अर्बन की। तो इस अर्बन की स्पेलिंग क्या होती है, यू, अर्बन की स्पेलिंग होती है URBAN। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं, तो आपको जो स्पेलिंग गिवन होती है आप पहले उसी को प्रोनाउंस करने की कोशिश करा करिए, क्योंकि उससे हमें जो रियल मीनिंग है वो निकल कर आ सकता है, एक आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड्स यू के लिए हमें क्या वर्ड मिला था यहाँ पे 1, तो अगेन आपने लिया यहाँ पे 1। आर के लिए क्या वर्ड नंबर गिवन है 5, बी के लिए क्या गिवन है यहाँ पे 2, ए के लिए गिवन है 3 एंड एन के लिए गिवन है 4। तो आपकी ये सीरीज बनकर आएगी 1 5 2 3 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 5 2 3 4। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तथा एकांतर अक्षर काट दिया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसको वास्तविक क्रम में लिखना है और एकांतर अक्षर काट दिया जाए तो इसमें से मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा, तो मध्य का अक्षर हमें देखना है। तो पहले तो फ्रेंड्स आप इसको अरेंज कर लीजिए। आपको इसको अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला को, तो पहले आप अपनी नोटबुक में ए से जेड तक लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पर मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं होगा, तो आपको A to Z तक पहले अपनी कॉपी पर लिखना है पूरी वर्णमाला को। उसके बाद आप देखिए कि आप जब उसका सीरियल बनाएंगे तो आपको एकांतर अक्षर काट देने या निकाल देने पर शेष अक्षर कितना बचेगा, तो आपको लास्ट से एंड स्टार्टिंग से, जैसे कि ए है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने ए लिखा और यहाँ पे पूरी वर्णमाला लिखी और यहाँ पे आपने लिखा जेड, तो आप यहाँ से मूव कीजिए एंड यहाँ से मूव कीजिए। आपको बीच में एक वर्ड छोड़ना है और आप यहाँ से देखिए और यहाँ से रिवर्स में चलिए और आपको देखना है कि बीच में मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो पहले तो आप इसमें एक एक अक्षर छोड़कर आपको लिखना है, मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे कि आपने लिखा ए, आपने लिखा बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। आप इस तरह से जेड तक अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे आपको एकांतर अक्षर छोड़ना है, यानी कि एक एक अक्षर छोड़ के लिखना है। तो पहले आपने ए को छोड़ा, आपने कौन सा लिया बी, सी को छोड़ा आपने लिया डी, ई को छोड़ा आपने लिया एफ। तो इस तरह से आपको जेड तक सारे नंबर्स वो वर्ड लेने हैं सारे। अब आपने इस तरह तक ले लिए। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी कॉपी पर आपकी नोटबुक में जो वर्ड लेकर आए होंगे वो आया होगा ए, फिर आया होगा सी, फिर आया होगा ई, जी, आई, के, एम, नीचे लिख देती हूं मैं ओ, क्यू, फिर आया होगा आपका एस, यू, डब्ल्यू एंड वाई। आपके ये निकल कर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ से काउंट कीजिए 3 and 3 6,
एंड ये 3 एंड 3 6, ये कितने हो गए टोटल? यहाँ से आपने 6 वर्ड हटा दिए, यहाँ से आपने 6 वर्ड हटा दिए, तो मिड की वैल्यू क्या निकल कर आई? m। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, m। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं अलग से एक प्लेन पेपर पे आपको फिर से समझाने की इस क्वेश्चन की कोशिश करूंगी। तो प्लीज जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनना है जो कि नीचे दिए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जैसे कि डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स देखिए, डिक्लेरेशन क्या इससे बनाया जा सकता है? फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि डिक्लेरेशन में देखिए सी दिया हुआ है और इस स्पेलिंग में कहीं भी आपको सी गिवन नहीं है। दूसरा आता है नेशनल। नेशनल यहाँ पे गिवन है, हाँ नेशनल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल भी नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एल गिवन है और एल इस स्पेलिंग में कहीं भी गिवन नहीं है, तो आप डिटर्मिनेशन से नेशनल नहीं बना सकते। फिर आता है टर्मिनेटेड। क्या ये बनाया जा सकता है? TERMINATED, यस टर्मिनेटेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डेविएशन। फ्रेंड्स डेविएशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे वी गिवन है और इस स्पेलिंग में वी आपको गिवन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है जो इससे अक्षर बनाया जा सकता है वो है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड डिटर्मिनेशन से हम इजिली बना सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से आप 1 नंबर वहां पे अपना लूज कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका ये मार्क्स जा सकता है, तो आपको बस अच्छे से ध्यान देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको शब्दकोश के अनुसार पहले तो व्यवस्थित करना है, ठीक है। आप इसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे? सॉरी, इसको पहले तो आप व्यवस्थित करेंगे अपने क्रमवार से। क्रम से आप कैसे करेंगे? शब्दकोश के अनुसार। इसको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रैंक, 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 यहाँ पे फ्रॉ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे 3 वर्ड आपके सेम है। ये तो यू है, तो आप पहले ही सोच लीजिए कि ये वाला वर्ड तो आपका अगेन नीचे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यू गिवन है, ये तो आपका नीचे ही आना है डिक्शनरी के सीक्वेंस में। अब आपको ये 3 वर्ड लेके चलने हैं, ए बी एंड सी, इन 3 में से आपको कंपैरिजन करना है। तो आप जाइए थर्ड, फ्रैंक के बाद जो नेक्स्ट आपका वर्ड है, तो आ गया यहाँ पे FRANA, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आएगा पहले। उसके बाद आपके पास बचे 2, तो यहाँ पर आ रहा है के, यहाँ पर आ रहा है के बाद ई, यहाँ आ रहा है के बाद आई। तो पहले कौन सा वर्ड आता है फ्रेंड्स? पहले आता है हमारा ई, तो यानी फर्स्ट एंड 2। तो आपका जो सिक्वेंस आएगा वो आएगा 3 1 2 4, ये है आपका। तो आपको इस बताना है कि आपका अंतिम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपको अंतिम शब्द बताना है, तो आप इजिली बता सकते हैं कि अंतिम शब्द जो हमारा आएगा वो होगा हमारा फ्रॉडलिएंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ये आपका अंतिम शब्द होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनका इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स नीचे है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप यहीं से क्वेश्चंस को संभल के चले, क्योंकि वहां पे आप क्वेश्चन बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। इस नियम का पालन निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में किया गया है? यानी कि इस प्रश्न के अंदर अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। एक एक करके आप नियम को छोड़ेंगे, शब्द को, उसके अनुसार आपको ये बताना है कि उसके नेक्स्ट क्या क्या है, या फिर आप किस क्रम में उसको छोड़ रहे हैं वर्ड। देखिए ऑप्शंस हैं ABFGJK, ACFG, JOU, MPQSTV एंड ADFJHJL। तो इसको आपको एक एक व्यवस्थित क्रम में बताना है कि किस तरह से छोड़ा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए, अगेन आपको अपनी ये सारी वर्णमाला अपनी कॉपी पर लिखनी होंगी। B C D E F G H I J K L M N, आप N तक लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए
ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, एफ, ए बी, बी के बाद आ रहा है एफ, और यहाँ कितना आ रहा है, ए सी। ये तो कोई सीरीज नहीं हुई कि ए के बाद एफ आएगा, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन तो आपका कट गया, कि ए ऑप्शन तो आपका होने से रहा कि ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ए के बाद एफ ये सीक्वेंस नहीं बन रहा कि किसी सीक्वेंस से आ रहा है। अब हम जाते हैं दूसरे सीक्वेंस पे, ए सी, सी के बाद आ रहा है एफ, ये सही सीक्वेंस लग रहा है हमें। फ्रेंड्स अगेन अगेन हमें रिवर्स लिखना होगा, तो आप ऐसे समझिए, ए के बाद सी, सी के बाद क्या आपके पास से गया, सी डी ई, दो वर्ड गए। यहाँ पे तो आपको बीच में एक वर्ड गया बी, यहाँ पर आपको दो छोड़ने पड़े, तो ये वाला भी कट गया। ठीक है, अब हम आ गए एम पे, एम एन ओ पी, यानी कि दो यहाँ पे छोड़ा गए हैं। पी के बाद पी क्यू, अगेन क्यू आ गया, तो ये भी यहाँ पे हमारा सिक्वेंस सही नहीं बैठा, तो ये भी कट गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा डी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अक्षर बनाया नहीं जा सकता है। तो स्पेलिंग है हमारी डिटर्मिनेशन, डिटेंशन, डिटेंशन इससे बनाया जा सकता है। डेस्टिनेशन, फ्रेंड्स डेस्टिनेशन की बात करें तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हमारा निकल कर आ गया 20, क्योंकि फ्रेंड्स इस स्पेलिंग में कहीं भी एस गिवन नहीं है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में एस दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। यानी कि आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक सीरीज दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या क्या नंबर्स उसमें गिवन है। एस ओ यू आर बी आर सी ई, इसका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें किस तरह से हमें इसको व्यवस्थित करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो 2 4 1, एक बार इसको फिर से इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्या के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। यानी कि आपको अगेन वही स्पेलिंग बना के चलनी है। आप देखिए कि इस स्पेलिंग से आप कौन सी स्पेलिंग जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए। सॉब्रेस क्या आप स्पेलिंग इसकी बन सकती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्पेलिंग बनेगी तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑब्सक्योर, OBSCURE, OBSCURE, इसकी जो स्पेलिंग बनकर आएगी वो होगी ऑब्सक्योर। अब आप देखिए, ओ पर यहाँ पे क्या नंबर गिवन है 2, बी पर गिवन है 4, एस पे गिवन है 1, सी पे गिवन है 6, यू पर गिवन है 3, आर पे गिवन है 5, ई पे गिवन है 7। तो आप देख लीजिए आपकी ये सीरीज बनेगी 2 4 1 6 3 5 7। तो फ्रेंड्स ये सीरीज आपकी मिल रही है ऑप्शन नंबर डी पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो स्पेलिंग्स दी जाएंगी वो ज्यादा टफ नहीं होंगी, वो नॉर्मली आप यूज करते होगे या फिर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तभी हो सकती है इसकी, क्योंकि इस तरह की स्पेलिंग्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको स्पेलिंग बनाने में टाइम लगेगा। आप अचानक से एकदम यूं हिंट नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी स्पेलिंग है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस की। मेनली इस तरह की जो स्पेलिंग्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह की स्पेलिंग्स रिपीट होती हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में वही स्पेलिंग्स आ जाएं जो कि पहले पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बना है, यानी कि इस अक्षर से बना है। अक्षर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्लेस। अब यहाँ पे देखो क्या बना है, ग्लैड इससे नहीं बना है, लेजी नहीं बना है, जील इससे बन सकता है क्योंकि ZEAL,
ये वर्ड इसमें है। लीज भी इससे नहीं बना है क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर एल आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झील। तो ये तो बहुत कॉमन था, आप इस इजिली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब आपको ये वर्ड ट्राइब्स आप इससे नहीं बना सकते हैं। बार्बर आप इससे नहीं बना सकते हैं। स्केयर, स्केयर भी आप इससे नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ए गिवन है और ये आपको इस स्पेलिंग में कहीं भी गिवन नहीं है। लेकिन आप क्रोम्स या इससे बना सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि बताना है कि इससे क्या क्या नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि ऑप्शन स्पेलिंग है आपको गिवन है सिग्निफिकेंट, तो फैक्ट इससे बनाया जा सकता है, जॉइंट इससे बनाया जा सकता है, स्कैंट इससे बनाया जा सकता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें फियास्को है वो इससे नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ओ गिवन है और ये ओ यहाँ पे आपको कहीं भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमिश्नर। तो फ्रेंड्स कमिश्नर से अगर हम देखें कि क्या क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर मिशन बनाया जा सकता है, कॉमन भी बनाया जा सकता है, सिरेन भी बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मिसाइल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मिसाइल में एल गिवन है और यहाँ पे आपको एल ऊपर गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें NOTE तो नोट बनाया जा सकता है, टोन भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, नेशन बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एग्जामिन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एग्जामिन में हमें डबल ई गिवन है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ई गिवन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और प्लीज अगर किसी भी तरह का आपको अभी भी डाउट है या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे समझाने का तरीका आपको ठीक ना लग रहा हो या फिर क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे। यानी कि आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है और उसके हर तीसरे वर्ड को आपको हटाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं ABCDEF, तो आपको क्या करना है, ई को रिमूव करना है, एफ को रिमूव करना है और इसके बाद जो भी थर्ड नंबर पे जो भी आता है आपका वर्ड वो आपको प्लेस हटा देना है, बिल्कुल रिप्लेस कर देना है। तो उसके बाद जो आपके पास जो वो बचेंगे वर्ड, आपको जो वर्णमाला बचेगी, तो आपको बताना है कि वो नई श्रेणी में कितने स्वर होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो उसको हटाने के बाद तो आपके पास जो वर्ण बचेंगे वो होगा आपका, सॉरी इसमें पूछा है कितने स्वर, तो आपको स्वर बताना है। जैसे कि होता है ना AEIOU, तो आप ऐसे हटाओगे तो उसमें से सिर्फ आपके पास 2 स्वर बचेंगे, वो होगा A एंड E। जबकि IOU इसको आप रिमूव कर दोगे क्योंकि ये हर तीसरे प्लेस पर आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास स्वर बचेंगे 2 जो कि आपका होगा A एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्न में 3 विकल्प एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं। उस एक का चयन कीजिए जो कि समान समूह में संबंधित नहीं है। यानी कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको 3 विकल्प गिवन है विशेष रूप से, अब आपको एक का चयन करना है जो कि समान रूप से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से आपको देखना है कि क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें, ई के बाद एच कब आता है, EFGH, यानी कि तीसरे नंबर पे एच आता है। और जी अगर हम एच से एक -1 पर जाएं तो ये हमारा -1 की तरफ जाएं तो जी के बाद एच आता है, या फिर अगर हम रिवर्स भी लेके चले तो जी के बाद एच आता है। एल के बाद एम आता है, आर के बाद एस आता है। लेकिन फ्रेंड्स एक्स के बाद अगर हम देखें तो वाई तो आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे यूवी थर्ड प्लेस पर वाई क्या आता है, तो फ्रेंड्स UVW।
एक्स आएगा, जबकि यहाँ पे वाई गिवन है। ये होना चाहिए था यू एक्स, और ये यू वाई गिवन है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए कि जो सबसे पहले आता है। यानी आपको डिक्शनरी की फॉर्म में लिखना है सीक्वेंस में, और ये बताना है कि पहले कौन आएगा। वॉश, वेस्ट, वॉर, वृस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो डी है उसको आप रिमूव कर दीजिए। अब आपको ए, बी और सी में देखना है। तो WA ये तीनों में गिवन है। फिर है वेस्ट एंड वॉर। तो आर के बाद हमारा क्या आता है, आर के बाद हमारा आता है एस। तो जो हमारा पहले सबसे पहले आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आता है। अब आपको इसमें देखना है कि अंत में कौन आता है। प्लेन, प्लेन, प्लेयर, प्लेस। तो फ्रेंड्स देखिए तीनों में PLA कॉमन है। इसमें भी PLA, PLA, PLA एंड PLA गिवन है। अब आपको जाना है फोर्थ नंबर पे। तो इसमें आ रहा है फोर्थ पे N, इसमें आ रहा है I, इसमें आ रहा है Y, इसमें आ रहा है C। तो फ्रेंड्स ये इजीली यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा जो अंत में आ रहा है वो है प्लेयर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि वो कब पूछे गए थे। इसमें कुछ टिक्स लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि टिक्स सही है या गलत है। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। तो कौन सा शुरू किया, चोरी चौरा, दांडी, चंपारण या फिर बारदौली। तो फ्रेंड्स बात करें, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटकर आए थे इंडिया, तो उन्होंने जो पहला सत्याग्रह चालू किया था वो उन्होंने शुरू किया था चंपारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या फिर चोल। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर एलोरा की गुफाओं की, जो कि महाराष्ट्र में किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुआ था राष्ट्रकूट के शासनकाल में उनका निर्माण किया गया था। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। अगेन ये 2014 में ही पूछा गया है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो फ्रेंड्स अर्जुन देव जो सिख गुरु हैं उनका वध किया गया था जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। आई थिंक फ्रेंड्स प्रिया ने हमें जो पेपर सेंड किया है तो उन्होंने हमें टिक लगा के दिए हैं, फिर भी हम इन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो फ्रेंड्स मनसबदारी एक प्रथा थी जो कि अकबर ने शुरू की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स बात करें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर राजनीतिक गुरु की बात करें, पॉलिटिकल गुरु की, तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, MA अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स पहली रेलवे लाइन जो शासनकाल में शुरू की गई थी वो थी लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा।
मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर कर्ण। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सबसे अच्छे शासन की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो है मौर्य वंश। ये क्वेश्चन हमारा 2013 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो इस वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, राजाकोट, मानकोट या फिर नगरकोट। तो फ्रेंड्स अकबर के जन्म हुआ था अमरकोट में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये अगेन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फ्रेंड्स अगर हम सिंचाई कर की बात करें तो सिंचाई कर लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुसरा, खुर्रम या फिर मुराद। तो फ्रेंड शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यहाँ पे बौद्ध धर्म का चौथा सत्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आई थिंक उन्होंने सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे हमें राइट आंसर दिए हैं क्योंकि सभी अब तक सभी आंसर जो हैं वो राइट निकले हैं। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वैशाली, उरुवेला या फिर लुम्बिनी। तो फ्रेंड्स भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? 25, 24, 10 या फिर 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैन धर्म की बात करें तो हमारे 24 तीर्थकर हैं और 24वें हैं महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट है 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। तो फ्रेंड्स 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर दिया था अपरिग्रह पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स गुलरुखी के नाम से जो शासक कविताएं लिखता था वो थे सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें खालसा पंथ की तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सितार का आविष्कार किसने किया? लतीफ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन या फिर पंडित रविशंकर। तो फ्रेंड्स बात करें सितार के आविष्कार की तो इसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो फ्रेंड्स किताब उल हिंद के जो लेखक थे ये लिखी थी अलबरूनी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। तो फ्रेंड्स अनेकांतवाद संबंधित है हमारा जैन धर्म से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तारीज ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स तारीख ए फिरोज शाही रचना है जियाउद्दीन बर्नी की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था?
सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बहलोल लोदी। तो फ्रेंड्स लोदी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो थे इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? तो फ्रेंड दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या फिर चिक्का कृष्णराज? तो फ्रेंड्स टीपू सुल्तान के अगर पिता की बात करें तो उनका नाम था हैदर अली। हैदर अली की संतान थी टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र की स्थापना की थी कौटिल्य ने, जो कि 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को भी अगर आप इजीली अच्छे से समझ लोगे, इनको याद कर लोगे क्वेश्चंस को, तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? वे समझते थे कि यह एकमात्र दिखावा है। बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सी, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे या फिर वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो फ्रेंड्स इसका बहिष्कार इसलिए किया था कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। वहां पे हिंदुओं को उन्होंने किसी भी तरह की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया था। वो सिर्फ उनको नौकर बनाकर रखते थे। वो अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी भी होती थी तब भी वो उनको उस बड़े ओहदे पर नहीं रखते थे। इसलिए इस यही कारण था जिसके कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की बात करें तो वो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।